बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। अंशों का निर्गमन। अपन ने देखा कि कंपनी की पूंजी के विभिन्न प्रकार पढ़े, अंश निर्गमन की प्रक्रिया पढ़ी है। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि कंपनी अंशों का निर्गमन किस प्रकार से कर सकती है। तो एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार से कर सकती है, जिसमें पहला है अंशों का सम मूल्य पे निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, यानी सम मूल्य पर निर्गमन। यानी जब अंशों को उनके अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का सम मूल्य पे निर्गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंपनी 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 2000 अंश निर्गमित करती है और प्रत्येक अंश पर 100 रुपये ही मांग करती है, तो अंशों के ऐसे निर्गमन को सम मूल्य पर निर्गमन कहा जाएगा। इस स्थिति में कंपनी को 2000 अंश निर्गमित कर रही है, 100 रुपये का एक अंश है, इसका मतलब प्रत्येक अंश पे 100 रुपये लिए जाएंगे। 2000 अंशों पर कुल राशि जो बनती है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये अंश जो है प्राप्त होंगे। यानी 100 रुपये को एक अंश को जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है उसे 100 रुपये पर ही निर्गमन करना अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। यानी जो उसका अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर निर्गमन करना, इसको कहते हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर एट पार। दूसरा होता है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यदि कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करती है तो अंशों के ऐसे निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन कहते हैं। इसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी मान लीजिए एक कंपनी का 100 रुपये अंकित मूल्य है किसी अंश का, उसको 100 रुपये से अधिक में, यानी 101, 102, 105, 110, 115, 120 यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर निर्गमन करती है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। इस प्रकार के निर्गमन पर कंपनी को अंशों के अंकित मूल्य से अधिक जो राशि प्राप्त होती है वो प्रीमियम कहलाती है, प्रीमियम पर, और इसलिए इसको प्रीमियम या अधिमूल्य या प्रीमियम कहा जाता है। जैसे पिछले वाले उदाहरण में 2000 अंशों पर 100 रुपये का अंकित मूल्य है और उसको अगर कंपनी 110 रुपये प्रति अंश की मांग करती है तो यानी 100 रुपये का अंकित मूल्य है, उस पर 10 रुपये अधिक मांगे जा रहे हैं, 110 मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये अधिक मांगे जा रहे हैं। तो जो 10 रुपये अधिक मांगा जाएगा उसे हम प्रीमियम कहेंगे। यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन को प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाएगा। तो अब जहां 2000 अंश निर्गमित कर रही है, 100 रुपये का अंकित मूल्य है और उसको 110 रुपये में कंपनी दे रही है, यानी 110 इंटू 2000 यानी 2,20,000 रुपये कुल प्राप्त होंगे, जिसमें से 20,000 रुपये जो है वो प्रीमियम की राशि होगी, जो आधिक्य की राशि होगी। यानी 10 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो आधिक्य राशि प्राप्त होगी 2000 अंशों पर, वह 20,000 रुपये जो होगा वह प्रीमियम कहलाएगा। तो पहला था आपका सम मूल्य पे निर्गमन, दूसरा हो गया अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन, और तीसरा है अंशों का बट्टे पर निर्गमन। यदि अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से कम मूल्य राशि पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे हम ऐसे निर्गमन को अंशों का बट्टे पे निर्गमन कहते हैं। उदाहरण से यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाला अंश है, उसको 100 रुपये से कम यानी 98, 95, 90, 90, 95 जितने में भी कम में निर्गमन किया जाता है, 90 रुपये मांगे जाए, 95 रुपये मांगे जाए, यानी 100 से कम, अंकित मूल्य से कम पे अगर निर्गमन किया जाए तो अंशों के ऐसे निर्गमन को बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। जैसे 100 रुपये का अंश अंकित मूल्य है उसका
और उसे 90 रुपये में दिया जाए, 90 रुपये में निर्गमित किया जाए, तो जो 10 रुपये है वह बट्टा कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, और इसे हम इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहा जाएगा, यानी अंशों का बट्टे पे निर्गमन कहा जाएगा। और यानी 1000 अंश, मान लीजिए 1000 अंशों का निर्गमन है, 100 रुपये अंकित मूल्य और 90 रुपये प्रति अंश के हिसाब से उसे निर्गमित किया जाए तो केवल 90,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। 10,000 रुपये जो है अंशों को निर्गमन पर बट्टा यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट एट इश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाएगा। हालांकि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पे नहीं कर सकती, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 2013 के अधिनियम लागू होने के पश्चात कोई भी कंपनी जो है अंशों का बट्टे पे निर्गमन नहीं कर सकती है, केवल स्वीट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। अब स्वीट इक्विटी अंश जो है वो आगे इसी चैप्टर में आगे आएंगे, इनकी परिभाषा अलग है कि स्वीट इक्विटी क्या होते हैं। तो केवल स्वीट इक्विटी अंश, केवल अभी तक ये ध्यान में रखना अपने हो कि केवल स्वीट इक्विटी अंश ही बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। बाकी कोई भी कंपनी 2013 का अधिनियम लागू होने के बाद, कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के पश्चात कोई भी कंपनी जो है अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। यानी ये 3 प्रकार का निर्गमन हमने ध्यान में रखना है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन और अंशों का बट्टे पे निर्गमन। बट्टे पे निर्गमन अब बंद हो चुका है, केवल 2 निर्गमन यानी सममूल्य और प्रीमियम पर निर्गमन ही चलता है। अंशों के निर्गमन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार लेखांकन प्रविष्टियां भी की जाती है, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो की जाती है कि जब इसमें भी 2 परिस्थितियां हैं कि अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किए जाने पर, शेयर्स पेबल इन लमसम, यदि अंशों का अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ ही देय होता है, तो ऐसे अंशों को एक मुश्त देय अंश कहते हैं। तो अंशों पर एक साथ अगर पूर्ण भुगतान किया जाए तो उस संबंध में कंपनी की जो पुस्तकें हैं, लेखा पुस्तकें, उसमें 2 लेखांकन प्रविष्टियां होती है। पहले कि प्रार्थना पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि राशि प्राप्त होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यानी किसके थ्रू? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है। इक्विटी शेयर अगर अंश निर्गमित किए जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा, और अगर अधिमान अंश प्रेफरेंस शेयर्स अगर निर्गमित किए जा रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स होगा। और प्रार्थना पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर यह जनरल एंट्री की जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी। चूंकि सारी राशि एक मुश्त प्राप्त हो रही है तो जितनी राशि प्राप्त हो रही है उससे हम ये एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री जो होगी, दूसरी प्रविष्टि होगी आवंटन के ऊपर, और आवंटन पे जो है जो भी राशि एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जनरल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो इक्विटी शेयर के स्थान पे प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा। तो यानी दूसरी ये 2 एंट्रियां, जब एक मुश्त भुगतान अगर मांगा जाता है, पूर्ण भुगतान जो है एक साथ ही अगर किया जाता है, 100 रुपये का एक अंश है और कंपनी पूरे 100 रुपये एक साथ ही अगर मांग रही है तो उस संबंध में ये जो है 2 प्रविष्टियां ही जो है की जाएगी। पहली राशि प्राप्त होने की और दूसरी राशि जो राशि प्राप्त हुई है उसको हम पूंजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए एंट्री करेंगे। ये एंट्री अलॉटमेंट के ऊपर, डेट ऑफ अलॉटमेंट को की जाएगी। एक एग्जाम्पल छोटा सा जो हम ले सकते हैं जल्दी से कि रमन लिमिटेड की 16 लाख रुपए अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 1,60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। इन अंशों में से 80,000 अंश जनता को निर्गमित किए। देखिए कुल अधिकृत पूंजी है 1,60,000 इक्विटी अंश, उसमें से कंपनी जो है 80,000 अंश जनता में निर्गमित किए हैं। संपूर्ण अंकित मूल्य यानी 10 रुपये का एक शेयर से और 10 रुपये ही पूरे जो है संपूर्ण अंकित मूल्य आवेदन पत्र के साथ देय हैं। जनता द्वारा सभी अंश क्रय कर लिए गए और उन पर पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। चूंकि 10 रुपये का एक शेयर्स है
और उसको 10 रुपये में ही निर्गमित किया गया है, यानी सम मूल्य पे निर्गमन किया गया है, और संपूर्ण राशि एक मुश्त मांगी गई है, केवल आवेदन पत्र के साथ पूर्ण राशि मांग ली गई है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन और प्राप्त राशि से संबंधित 2 जर्नल एंट्रियां जो है कंपनी की पुस्तकों में की जाएगी। तो जर्नल ऑफ रमन लिमिटेड के अंतर्गत पहली प्रार्थना पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चूंकि 80,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए, 10 रुपये का एक अंश है, सारे अंश जनता द्वारा क्रय कर लिए गए हैं और उन पे पूर्ण भुगतान भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब 80,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये प्रति अंश, यानी 8 लाख रुपए जो है अमाउंट के कॉलम में राशि आएगी। दूसरी एंट्री अंशों के आवंटन के ऊपर, यानी इन अंशों का अलॉटमेंट कर देगी कंपनी। तो जब अलॉटमेंट की जाएगी उस समय एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और चूंकि पूरी की पूरी राशि प्राप्त हो चुकी है और पूरे अंश जनता द्वारा खरीद लिए गए हैं, क्रय कर लिए गए हैं, तो यानी ये 8 लाख रुपए की राशि जो एप्लीकेशन की प्राप्त हुई है उसको पूंजी खाते के अंतर्गत स्थानांतरित करने पर यह द्वितीय एंट्री होगी। यानी जब एक मुश्त भुगतान मांगा जाता है, एक मुश्त भुगतान कंपनी द्वारा अंकित मूल्य का जो शेयर्स है उसके ऊपर पूरा अंकित मूल्य एक साथ ही मांग लिया जाता है, उस संबंध में कंपनी की लेखा पुस्तकों में केवल 2 जर्नल एंट्रीज होती है। एक तो राशि प्राप्त होने की और दूसरी राशि अंशों के आवंटन होने पर पूंजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए की जाती है। धन्यवाद। आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कुछ। थैंक यू।